नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। चैप्टर नंबर 5 हिसाबी गुणोत्तर के और विश्लेषण अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस। आज हम नया चैप्टर देखने जा रहे हैं और इसमें आपको छोटे छोटे जो गणनात्मक प्रश्न हैं और साथ साथ में थियरी के छोटे प्रश्नोत्तर हैं आपको उनके बारे में जानना है, समझना है और देखना है कि गुणोत्तर जो है ये भी तुलनात्मक जो है अभ्यास करने के लिए यह अकाउंटिंग के अंदर आवश्यक होता है। तो उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में आपके जो अंक दिए जाते हैं, किस तरह से मार्किंग होती है इसकी। तो आप देखेंगे इसके अंदर तो आपको सेक्शन ए बी में आपको ए में 2 क्वेश्चन है और बी में भी 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों एक एक नंबर, यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन ए में, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में 2 नंबर, 4 हो गए। और उसके बाद डी में 1 क्वेश्चन आता है और वो 4 नंबर का होता है। इस तरह देखा जाए तो यह आपका प्रकरण जो है, यह चैप्टर 5 है, यह 8 मार्क्स का आपका टोटल होता है और कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, जिनका मार्क्स होता है 8। तो इस तरह से आपका ये बोर्ड की दृष्टि से आपके ये इसके मार्क्स हैं। और अब इसके बारे में जानते हैं जरा इसके अंदर। तो मैंने आपको थोड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि 2 हिसाबी आंकड़ों के बीच, ध्यान रखना है, 2 हिसाबी आंकड़ों के बीच का संबंध जो गाणितिक रीति से दर्शाया हो उसे गुणोत्तर अथवा वित्तीय गुणोत्तर के रूप में पहचानते हैं। तो आप गुणोत्तर की व्याख्या इस तरह कर सकते हैं। आपसे पूछा जाता है कि भाई गुणोत्तर के हेतु, आपको खाली जानकारी के लिए है, तो गुणोत्तर के हेतु क्या है। तो उसके अंदर जैसे दिया है कि वित्तीय पत्रकों के विश्लेषण के लिए, यानी अगर हम विश्लेषण करना चाहते हैं तो उनका जब विश्लेषण होना चाहिए तो उसके लिए गुणोत्तर अगर है तो हमको उसका संक्षिप्त रूप से विश्लेषण की जानकारी मिल जाती है, क्योंकि ये प्रतिशत में निकालते हैं, अनुपात में निकालते हैं, बराबर। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से उसका हम विश्लेषण कर सकते हैं। हिसाबी माहिती की सरल प्रस्तुति, आपको पूरा हिसाब लिख कर दे दिया जाए, उसकी अपेक्षा अगर महत्वपूर्ण बातों को आपको दिया जाए तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो हिसाबी माहिती की सरल प्रस्तुति हो सकती है। लाभदायकता की स्थिति, कंपनी की लाभदायकता की स्थिति क्या है उसको हम तुलना के द्वारा जान सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप निकालेंगे तो शुद्ध लाभ का गुणोत्तर निकालेंगे आप, फिर सकल लाभ का गुणोत्तर निकालेंगे और वो प्रतिशत में आता है, तो आप उस पर से समझ सकते हैं कि क्या परिस्थिति है, वो आपको सरल होता समझने में। फिर आता है तरलता की स्थिति, यहाँ पर आपको चालू गुणोत्तर, प्रवाही गुणोत्तर निकालना सीखना है। तो उसमें से हम जो है पेढ़ी की या कंपनी की तरलता की स्थिति क्या है उसको हम आसानी से जान पाएंगे। दीर्घकालीन संपन्नता, लंबे समय का लोन इत्यादि का भुगतान कंपनी कितने समय में करती है और कैसे करती है, उन सब की जानकारी हम इक्विटी और दायित्व के बारे में और संपत्तियों के गुणोत्तरों के द्वारा हम आसानी से जान सकते हैं। उसके बाद इकाई की कार्यशैली और कार्यक्षमता, तो कार्यक्षमता के जो गुणोत्तर हैं उनके द्वारा हम उसकी कार्यशैली की कार्यक्षमता भी आसानी से जान सकते हैं। उसके बाद कुछ अनुमान आधार है, उसको भी हम ध्यान में ले सकते हैं इसके अंदर। कमजोर पहलू जो है उसमें अंतरा पीढ़ी और अंतरा विभागों की तुलना। अंतरा पीढ़ी का मतलब क्या हुआ कि एक जैसी अलग अलग पीढ़ी, एक जैसी अलग अलग इकाइयों की तुलना, वो अंतरा पीढ़ी तुलना कही जाती है। और अंतरा विभागों की बात कहें तो एक ही कंपनी के अलग अलग विभाग होते हैं, उनकी जो तुलना की जाती है वो अंतरा विभागों की तुलना होती है। तो इस तरह इन उद्देश्य से जो है हिसाबी गुणोत्तर का विश्लेषण आवश्यक बनता है। मर्यादा की बात कर लें तो वित्तीय पत्रकों का परिणाम आधार होता है। आपने जो वित्तीय पत्रक कंपनी ने बनाए होते हैं, लाभांश का पत्रक, पक्की तलपट का पत्रक, अगर वह मूल रूप से सही है तब तो हमारे हाथ जो है जो परिणाम निकलेंगे इससे वो सही होंगे, लेकिन अगर उनमें कोई कमी है तो फिर यहाँ भी कमी होगी, क्योंकि ये उसी परिणाम पर आधारित करता है। फिर है प्रमाणित गुणोत्तरों की गैरहाजिरी इसमें देखने को मिलती है। भाव परिवर्तन का प्रभाव भी इसमें देखने को मिलता है इसका, अगर बार बार भाव परिवर्तन हो रहा है तो उसका असर परिणामों पर होता है। गुणात्मक परिबलों की जो है अवहेलना भी यहाँ पर कई बार की जाती है, वो भी देखने को मिलता है। और तुलना में इतनी सरल भी नहीं है, तुलना की इसमें कठिनाई भी देखने को पाई जाती है। तो ऐसे सामान्य मर्यादा के रूप में आप इसको चर्चा कर सकते हैं। और उसके बाद आता है गुणोत्तर का प्रस्तुतिकरण आपसे। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन ऑफ रेशियोज, तो इसके अंदर गुणोत्तर जो प्रस्तुत किया जाता है वो अनुपात या प्रमाण में किया जाता है, प्रतिशत में किया जाता है, या बार, 3 बार, 5 बार ऐसे टाइम्स में किया जाता है।
भिन्न फ्रैक्शन में किया जाता है। इसके अलावा दिन, सप्ताह, महीना, तो ये अलग अलग उसके पहलू हैं कि जिसके द्वारा जो है गुणोत्तर ज्ञात किया जाता है और उसको प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद आता है इसके बाद कि गुणोत्तर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, मुख्य दो प्रकार से किया जाता है। एक है परंपरागत, ट्रेडिशनल, दूसरा है कार्यानुसार, फंक्शनल। तो ट्रेडिशनल में बात करें तो तीन बातें जानना है आपको। व्यापार खाता और लाभांश खाता के गुणोत्तर होंगे, फिर पक्की तर्पण के गुणोत्तर होंगे और मिश्र गुणोत्तर होंगे। और अगर हम कार्यानुसार की बात करें तो लाभदायकता के गुणोत्तर हुए, तरलता के गुणोत्तर हुए, संपन्नता के गुणोत्तर हुए और कार्यक्षमता के गुणोत्तर। तो ये सभी हम इसके अभ्यास करेंगे इसमें से विगतवार। तो ये चीज़ आपको खाली मैंने संक्षिप्त में इसकी थियरी के बारे में मैंने बताया, और कुछ उसके बाद आपके छोटे प्रश्न देख लेते हैं इसके अंदर हम, जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके अंदर की ए और बी में दो दो नंबर के प्रश्न में है। तो देखिए, जैसे प्रवाही गुणोत्तर क्या है, तो तरलता का माप दर्शाने वाला गुणोत्तर प्रवाही गुणोत्तर कहा जाता है। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बीच में अंतर को क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी। ये सब हम सूत्र सीखेंगे, उनमें सबका समावेश किया जाएगा। चालू संपत्ति में क्या घटाने पर प्रवाही संपत्तियां मिलती हैं? तो चालू संपत्ति में से स्टॉक घटा दीजिए तो मिल जाएंगे प्रवाही संपत्तियां। फिर गुणोत्तर कब उपयोगी बनता है? तो किसी आधार के साथ जब तुलना करना हो तब उस तुलना करते समय गुणोत्तर उपयोगी बनता है। सकल लाभ शुद्ध लाभ गुणोत्तर किस पर आधारित होता है? तो उपज पर आधारित होता है। सकल लाभ और शुद्ध लाभ दोनों आवक के गुणोत्तर हैं, लाभदायकता का गुणोत्तर है। बिक्री लागत किसे कहेंगे? तो उपयोग में लिए कच्चा माल की लागत में मजदूरी जोड़ दीजिए, कारखाना खर्च जोड़ दीजिए, तो जो रकम मिलेगी उससे हम क्या कहेंगे? बिक्री लागत कहेंगे। तो बिक्री लागत यानी उपयोग में लिए कच्चा माल की लागत प्लस मजदूरी प्लस कारखाना खर्च। स्टॉक में परिवर्तन अगर धन में आए प्लस हो तो बिक्री माल लागत में उसको क्या किया जाएगा? तो उसको जोड़ दिया जाएगा, प्लस में आता है तो। फिर है वित्तीय खर्च का एक उदाहरण बताइए। तो वित्तीय खर्च में क्या? जैसे ब्याज का खर्च, बराबर ब्याज चुकाया, ब्याज का भुगतान किया, तो वित्तीय खर्च के अंतर्गत आता है। फिर आता है तरलता का गुणोत्तर क्या दर्शाता है? तो अल्पकालीन सद्धरता, यानी अल्पकालीन सद्धरता का मतलब हुआ कि कम समय के लिए लोन या दायित्व का भुगतान की स्थिति दर्शाता है ये। फिर आता है चालू संपत्तियां बढ़े और चालू दायित्व में परिवर्तन ना हो। देखिए, चालू संपत्तियां बढ़ती हों और चालू दायित्व में परिवर्तन ना हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उससे होगा कि चालू गुणोत्तर हमेशा बढ़ेगा, तो चालू गुणोत्तर में वृद्धि पाई जाएगी। फिर आता है ब्याज आवरण गुणोत्तर। ब्याज आवरण गुणोत्तर क्या दर्शाता है? तो ब्याज और कर के पहले का लाभ और दीर्घकालीन दायित्व का ब्याज, दीर्घकालीन दायित्व का ब्याज, यहाँ पर अपने दीर्घकालीन दायित्व का ब्याज का संबंध दर्शाता है। तो दोनों के बीच में संबंध दर्शाता है, एक तो ब्याज और कर के पहले का लाभ और दूसरा दीर्घकालीन दायित्व के ब्याज का के बीच में संबंध दर्शाता है। फिर आता है कि ब्याज आवरण गुणोत्तर अगर कम है तो अच्छा नहीं है, लेकिन अधिक है तो वो अच्छा है, ऐसा माना जाता है। किन गुणोत्तरों द्वारा कार्यक्षमता मापी जाती है? तो कार्यक्षमता या प्रवृत्ति के गुणोत्तर के द्वारा कार्यक्षमता की माप होती है, कार्यक्षमता मापी जाती है। व्यापारी लेना की गणना करते समय देनदार में से डूबत ऋण अनामत घटाया नहीं जाता है, ध्यान रखना है आपको। व्यापारी लेना जब आप गिनते हैं तो व्यापारी लेना की गणना में देनदार में से डूबत ऋण अनामत को घटाया नहीं जाता है। अब चलिए हम स्वाध्याय पे चलेंगे थोड़ा। इसमें जो आपके परीक्षा लक्षी प्रश्न जो आपको पूछे जाते हैं तो स्वाध्याय में उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आपको सबसे पहले सीखना इसमें सकल लाभ के गुणोत्तर। सकल लाभ के गुणोत्तर के सूत्र में अगर हम चर्चा करें तो उसका सूत्र हमने यहाँ लिखा हुआ, देखिए यहाँ बोला कि सकल लाभ गुणोत्तर ज्ञात करो। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको प्रश्न पूछा जाए तो आपको उसका सूत्र अवश्य बताना चाहिए और सूत्र बता के फिर उसकी गणना करनी चाहिए। जैसे सकल लाभ गुणोत्तर का सूत्र होता है सकल लाभ बटे शुद्ध बिक्री गुणे 100। शुद्ध बिक्री यानी बिक्री में से बिक्री वापसी हो तो माइनस करने हैं, तो वो परिस्थिति के अंदर आपको ये बताया जाता है या उसको हल करना पड़ता है। तो अब यहाँ देखिए सकल लाभ का सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है और आपकी किताब में यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है। चौथे प्रश्न में पूछा है कि यदि बिक्री 10 लाख हो और सकल लाभ 3 लाख हो तो आपको क्या निकालना है? सकल लाभ का गुणोत्तर ज्ञात करना है। तो सूत्र आपको पता हो गया,
कि सकल लाभ और बटे में बिक्री, तो सकल लाभ बटे में बिक्री और गुणे 100 कर दें, तो इतना सिंपल दिया हुआ है। तो फिर क्या करेंगे हम, 3 लाख बटे में 10 लाख और गुणे 100 कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये हमने हल किया सवाल। सकल लाभ का गुणोत्तर बराबर सकल लाभ बटे शुद्ध बिक्री गुणे 100। तो सकल लाभ दिया है 3 लाख और बटे में बिक्री दिया है 10 लाख, गुणे 100 किया तो 30% इसका आंसर आ गया बराबर। फिर उसके बाद एक दूसरा प्रश्न है यहाँ पर दिया है, देखिए इसमें भी आपको वही निकालना है, सकल लाभ का गुणोत्तर निकालना है। यहाँ बिक्री आपको दिया है 15 लाख और बिक्री माल की लागत दिया है 12 लाख। तो आपको क्या करना होगा कि जब आप सवाल गिनेंगे तो कई बार जो है प्रश्न में आपको गणना भी करनी पड़ेगी। अब यहाँ देखिए हमको सकल लाभ का गुणोत्तर निकालना है, यहाँ पर सकल लाभ का गुणोत्तर निकालना है और यहाँ आपको बिक्री दिया है और बिक्री माल की लागत दिया, सकल लाभ तो दिया नहीं है। तो फिर सकल लाभ को की गणना करनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, बिक्री में से बिक्री माल की लागत घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, सकल लाभ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर हम गणना इस तरह से देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए सकल लाभ निकालेंगे तो सकल लाभ बराबर क्या होता है, बिक्री माइनस बेचे माल की लागत। तो बिक्री आपको दिया है 15 लाख और बेचे माल की लागत आपको दिया है इसके अंदर 12 लाख, दोनों का अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर आया कुल मिला करके 3 लाख। तो 3 लाख हुआ, सकल लाभ हो गया। अब हमने सूत्र यहाँ लिखा हुआ है, नया सवाल आप शुरू करें तो सूत्र जरूर लिखें। तो सकल लाभ बटे बिक्री गुणे 100, तो यहाँ कीमत रख देंगे हम, तो बराबर सकल लाभ हमने जो निकाला 3 लाख बटे में 15 लाख हो जाएगा, 3 लाख और बटे में कितना हो जाएगा 15 लाख और गुणे 100, ये सूत्र में कीमत रख दिया और फिर इसको कैलकुलेटर द्वारा हल कर देंगे तो हल करने पाता है 20। और ध्यान रखना जहाँ पर गुणे 100 हो वहाँ उत्तर प्रतिशत में आता है, जहाँ भी गुणा 100 हो वहाँ प्रतिशत में उत्तर आएगा। तो आपका उत्तर हो गया सकल लाभ का गुणोत्तर बराबर 20%, ये आपका आंसर हो गया बराबर। और अब उसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिया है इसके अंदर पहले में ही भाग में। अब यहाँ आपको दिया है बिक्री 20 लाख, बिक्री वापसी 2 लाख। तो सबसे पहले तो शुद्ध बिक्री निकालेंगे आप। शुद्ध बिक्री बराबर क्या होता है, बिक्री माइनस बिक्री वापसी। तो 20 लाख में 2 लाख निकल जाए, कितना बचेगा 18 लाख। फिर प्रारंभिक स्टॉक दिया है और अंतिम स्टॉक दिया है, फिर खरीदी दिया है और खरीदी का खर्च दिया है, इतनी माहिती आपको दिया है। इस पर से हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सकल लाभ निकालना पड़ेगा और सकल लाभ निकाल करके फिर हम बिक्री, हमको शुद्ध बिक्री दिया हुआ है उस पर से हम सूत्र को कीमत रख करके निकालेंगे। तो यहाँ हमने देखो गणना यहाँ दर्शाया हुआ है इसके अंदर। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, बिक्री। तो बिक्री है 20 लाख, उसमें से वापसी घटा दिए 2 लाख, तो शुद्ध बिक्री कितनी आई 18 लाख। फिर उसके बाद आपको इसमें माइनस उपयोग में लिए माल की लागत। अब उपयोग में लिए माल की लागत में क्या आता है, प्रारंभिक स्टॉक आता है पहले। तो प्रारंभिक स्टॉक आपको इतना दिया 2,50,000, उसमें खरीदी जोड़ो दिया है 12 लाख, उसमें खरीदी खर्च जोड़ो वो दिया है 50,000, इन सबको जोड़ोगे तो कुल आपको आना है इसके अंदर 15 लाख। तो ये 15 लाख क्या हुआ, ये 15 लाख जो है इसको जोड़ करके उसमें से अंतिम स्टॉक घटा दो, तो माइनस अंतिम स्टॉक 3,50,000 घटाएंगे तो अब ये जो है उपयोग में लिए माल की लागत आ गई कितने, 11,50,000 बराबर। तो ये बिक्री में से घटा दो तो आपको आ गया सकल लाभ। तो सकल लाभ कितना है, 6,50,000 है। तो इस तरह से 6,50,000 सकल लाभ, पहले इसको निकालेंगे ऐसी गणना करके। अब देखिए इसमें गणना करने के साथ साथ करना है काम, और फिर उसके बाद जब सवाल गणना पूरी हो जाए तब सकल लाभ का सूत्र लिखेंगे और सूत्र में कीमत रखेंगे। सकल लाभ का सूत्र होता है सकल लाभ बटे बिक्री गुणे 100। तो सकल लाभ है 650 आया, शुद्ध बिक्री 18 लाख गुणे 100, तो आपका आंसर क्या आया इसमें 36.11% इसका आपका आंसर बनेगा। तो इस तरह से अब प्रश्न नंबर 4 में आपको 3 दिए थे जिसके अंदर आपको क्या निकालना था, तीनों का सकल लाभ का गुणोत्तर निकालना था। अब उसके बाद देखते हैं इसके अंदर प्रश्न नंबर 5 में दिया है कि नीचे दी गई जानकारी के आधार पर संचालन या परिचालन गुणोत्तर की गणना कीजिए। संचालन अथवा परिचालन गुणोत्तर की गणना कीजिए। आपको सूत्र सब आना चाहिए, मैंने आपको सूत्र अलग से नहीं समझाया है, लेकिन आपको हर प्रश्न में सूत्र हम लेते जाएंगे, सूत्र पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो सवाल हमारा आराम से सरल होता जाएगा।
तो चलिए हमने सकल लाभ तो सीख लिया, सकल लाभ गुणोत्तर। अब सीखने जा रहे हैं संचालन या परिचालन गुणोत्तर, तो इसका सूत्र भी सीखेंगे साथ साथ। पहले तो हम माहिती देखते हैं इसके अंदर। माहिती में क्या दिया है, गैर परिचालन अन्य खर्च दिया है, घिसाई है, प्रशासन खर्च है, बिक्री है, आयकर है और 30%, और ब्याज डिविडेंड की उपज दिया है, बिक्री खर्च दिया है और बिक्री माल की लागत है, उसके बाद वित्तीय खर्चे, इतनी माहिती दिया है बराबर। अब इसमें माहिती पर से आपको संचालन या परिचालन गुणोत्तर निकालना है। तो सबसे पहले तो हम सूत्र लिखते हैं इसकी। तो देखिए हमने सूत्र यहाँ दर्शाया है कि संचालन या परिचालन, तो परिचालन गुणोत्तर बराबर होता है बेचे माल की लागत प्लस परिचालन खर्च बटे में शुद्ध बिक्री गुणे 100। आपको सूत्र में जरा भी मिस्टेक नहीं करना है, सूत्र आपको अच्छी तरह दिमाग में बैठा लेना है। बेचे माल की लागत प्लस परिचालन खर्च बटे में शुद्ध बिक्री और गुणे 100। अब इस सवाल में आपको बेचे माल की लागत भी दिया है, शुद्ध बिक्री भी दिया है, खाली नहीं दिया है तो परिचालन खर्च नहीं दिया है, तो फिर परिचालन खर्च आपको निकालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ निकाला, देखिए परिचालन खर्च कैसे निकालने का, प्रबंधकीय या प्रशासन खर्च को उसमें जोड़ो बिक्री खर्च, उसमें जोड़ो घिसाई। अब ये तीनों जोड़ देंगे तो आपका मिल जाएगा परिचालन खर्च। तो परिचालन खर्च जोड़ेंगे तीनों को तो हो गया 1,75,000, ये परिचालन खर्च आ गया। और अब कीमत रख देंगे सूत्र में। तो सूत्र में कीमत रखेंगे तो पहले बेचे माल की लागत, यहाँ देखिए बेचे माल की लागत आपको इसमें दिया है, बिक्री माल की लागत 3,25,000 दिया हुआ है, तो बराबर हो जाएगा, सूत्र ऊपर लिखा हुआ है, 3,25,000 हो गया, 3,25,000 और प्लस परिचालन खर्च बोला है तो ये हमने निकाला है 1,75,000, 1,75,000 और बटे में शुद्ध बिक्री। तो शुद्ध बिक्री हमको यहाँ पर सवाल में दिया है, यहाँ पर तो ये है 6 लाख दिया हुआ है बराबर। बिक्री वापसी हो तो माइनस करने का, नहीं है तो 6 लाख रुपया, तो ये 6 लाख रुपया इसमें जो है इसकी शुद्ध बिक्री हमने लिख दिया और गुणे कितना करेंगे 100। और जैसा मैंने आपको जब बताया कि हमेशा जहाँ पर 100 लिखा हो उसका उत्तर किस में आएगा, तो उसका उत्तर हमेशा प्रतिशत में आता है। तो अब इसके लिए हम इसमें कीमत रखेंगे, तो कैलकुलेटर से गिनेंगे, 3,25,000 में 1,75,000 जोड़ देंगे और उसके बाद इसमें जो है दोनों जोड़ करके और उसमें 6 लाख का भाग दे देंगे इसके अंदर, सॉरी इसका बिक्री का। यहाँ पर बिक्री की रकम आपको इसमें 6 लाख, तो इसका भाग देंगे 6 लाख का, तो आपको रकम आएगी, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 5 लाख, समझो ना, 5 लाख बटे में 6 लाख और गुणे 100 बराबर। इसको हल करेंगे तो इसका आ रहा है 83.33 हो जाता है, 83.33 और ये हो गया प्रतिशत, इसका आंसर आ गया। तो 83.33 इसका आंसर बनेगा। तो इस तरह से परिचालन गुणोत्तर की बात करें तो परिचालन गुणोत्तर होगा 83.33 और आपने गणना किया परिचालन खर्च, वो रकम है 1,75,000, 2 गणना हो गई इसकी। अब इसके बाद हम अगला देखते हैं। तो सवाल नंबर 6 इसमें दिया है। सवाल नंबर 6 में नीचे की दी गई जानकारी पर से आपको परिचालन गुणोत्तर और परिचालन लाभ गुणोत्तर दोनों गिनना है। फिर से देखिए, परिचालन गुणोत्तर जो हमने ऊपर गिना और परिचालन लाभ का गुणोत्तर भी आपको गिनना है। इसमें नया एक सूत्र और भी आएगा और इसमें आपको माहिती दिया है, उपयोग में लिए कच्चे माल की लागत है, बिक्री है, बिक्री खर्च है, दुर्घटना से नुकसान है, घिसाई सहित कारखाना खर्च भी दिया है, मजदूरी दिया है, प्रशासन खर्च, लोन का ब्याज, विनियोग पर डिविडेंड प्राप्त और आयकर का दर, इतनी माहिती आपको दिया है। अब इस पर से हम गणना करेंगे। सबसे पहले सूत्र देखिए जरा। तो पहले सूत्र हम जो लिखे इसके अंदर, तो देखिए परिचालन गुणोत्तर का सूत्र, परिचालन गुणोत्तर बराबर अभी हमने ऊपर देखा है, तो बेचे माल की लागत प्लस परिचालन खर्च बटे में शुद्ध बिक्री गुणे 100 ये होता है। तो अब इसमें बेचे माल की लागत आपको इस प्रश्न में नहीं दिया है तो उसको निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमने गणना किया बेचे माल की लागत, उसके लिए क्या करेंगे हम, अभी हमने छोटे प्रश्न सवाल में देखा था वो थियरी में, उपयोग में लिए कच्चे माल की लागत में मजदूरी जोड़ दीजिए। तो उपयोग में लिए कच्चे माल की लागत कितनी है 25 लाख, उसमें मजदूरी जोड़ा 2 लाख, तो इस तरह से बेचे माल की लागत आ गई 27 लाख। तो एक अमाउंट हमको मिल गई, बेचे माल की लागत कितनी मिल गई 27 लाख।
अब आता है परिचालन खर्च, अभी इसको भी हमने ऊपर गिना था। तो परिचालन खर्च में प्रशासन खर्च जुड़ता है, बिक्री खर्च है तो उसको जोड़ेंगे, और घिसाई जोड़ेंगे। यहाँ पर घिसाई दिया है कारखाना खर्च के साथ, तो उसको तो जोड़ेंगे, तो तीनों जोड़ के आ गया 3 लाख। तो अब हमारे पास अमाउंट आ गई, बेचे माल की लागत मिल गया और परिचालन खर्च मिल गया, और शुद्ध बिक्री हमारे सवाल में दिया हुआ है। तो खाली अब हम कीमत रख देंगे इसके अंदर, तो हमारा आंसर बन जाएगा बराबर बेचे माल की लागत पहले लिखेंगे। तो इसके अंदर बेचे माल की लागत आपकी कितनी हो रही है इसके अंदर सूत्र में 27 लाख। 27 लाख बेचे माल की लागत हो गई, प्लस परिचालन खर्च, तो परिचालन खर्च हमारा 3 लाख आया, 3 लाख परिचालन खर्च आया। और बटे में शुद्ध बिक्री किताब में दिया हुआ है, तो वो है 39 लाख हो गया, 39 लाख बराबर, और गुणे 100 ये हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे 30 लाख हुआ, और 30 लाख बटे में 39 लाख गुणे 100 कर देंगे तो आएगा 76.92, 76.92%। तो ये हो गया परिचालन गुणोत्तर आ गया। अब इसी में हमको एक दूसरा निकालना है परिचालन लाभ गुणोत्तर। तो देखिए परिचालन लाभ गुणोत्तर का सूत्र इस तरह से है, परिचालन लाभ बटे बिक्री और गुणे 100, ये इसका सूत्र बन रहा है परिचालन लाभ गुणोत्तर को निकालने के लिए सूत्र। तो परिचालन लाभ गुणोत्तर का सूत्र के अंदर सवाल वही है, तो हमने थोड़ी गणना किया हुआ है, थोड़ी गणना इसमें हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे बिक्री तो आपको दिया है 39 लाख, वही लिख देंगे। अब इसमें हमको क्या निकालना है, तो पहले तो परिचालन लाभ जानना है, क्योंकि यहाँ परिचालन लाभ चाहिए। तो परिचालन लाभ बराबर क्या होता है, बिक्री माइनस परिचालन लागत या परिचालन खर्च। तो बिक्री है 39 लाख और परिचालन लागत वो कितना है इसके अंदर, तो परिचालन लागत हमने अभी जो निकाला ये रकम निकाला इसके अंदर, तो जो इसके अंदर ये रकम होगी, तो परिचालन खर्च है, परिचालन लागत तो यहाँ निकालेंगे। देखो यहाँ पर परिचालन लागत बराबर क्या होता है, बेचे माल की लागत प्लस परिचालन खर्च, ये परिचालन खर्च है बराबर। इस पर से लागत निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, बेचे माल की लागत में परिचालन खर्च जोड़ देना होता है। तो बेचे माल की लागत आपको इसमें निकाला हुआ है इसके अंदर ये 27 लाख, तो देखिए 27 लाख और परिचालन खर्च है 3 लाख, दोनों जोड़ दिया तो हो गया 30 लाख। तो 30 लाख आ गया परिचालन लागत। अब परिचालन लागत हो गया तो उस पर से परिचालन लाभ निकालेंगे, तो बिक्री में से परिचालन लागत घटा दो, तो बिक्री है 39 लाख, परिचालन लागत आया 30 लाख और घटाएंगे कितना बचेगा 9 लाख। तो 9 लाख आया परिचालन लाभ, और सूत्र में आ गया कीमत कितना आ गया, ये रकम परिचालन लाभ आ गया 9 लाख आ गया, तो बराबर 9 लाख हो जाएगा। और बटे में अपने बिक्री दिया है 39 लाख, बिक्री 39 लाख और गुणे 100 बराबर, और इसको हल कर देंगे 23.08, 23.08%, ये आपका आंसर बन गया। इस तरह से आपका ये पूरा प्रश्न हो गया। यानी आपको साथ साथ में छोटी गणनाएं हों तो उसको आपको उसके साथ साथ गिनते जाना होगा, और उन गणनाओं के साथ फिर आपको प्रश्न को आगे बढ़ाना होता है। अब उसके बाद आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। 6 हो गया, 7 हो गया, 5 6, सातवें में दिया कि प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 दोनों प्रश्नों पर से आपको शुद्ध लाभ का गुणोत्तर ज्ञात करना है। अब शुद्ध लाभ का गुणोत्तर ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है शुद्ध लाभ बटे में शुद्ध बिक्री गुणे 100, ये इसका सूत्र है, शुद्ध लाभ का गुणोत्तर का सूत्र है। तो 5वां प्रश्न और ये 6ठा प्रश्न, इन दोनों को ध्यान में लेकर के आपको शुद्ध लाभ गुणोत्तर निकालना है। इसमें हमने गणनाएं भी सिद्ध की हुई हैं, तो खाली आपको इसके अंदर जो है शुद्ध लाभ निकाल लेना है, फिर आपका सवाल पूरा होता है। जैसे सवाल नंबर देखिए हमने निकाला है 7वां नंबर, तो सवाल नंबर 7 किसके आधार पर है, 5वें। आपको किताब लेके सवाल देखते रहना है। तो 5वें प्रश्न पर से आपको निकालना है शुद्ध लाभ का गुणोत्तर। तो शुद्ध लाभ का गुणोत्तर का सूत्र होगा करवेरा के बाद का शुद्ध लाभ बटे में शुद्ध बिक्री गुणे 100, इसका सूत्र बनेगा। अब हम शुद्ध लाभ के लिए पत्रक बना लेंगे। पहले बिक्री आपको दिया है तो 6 लाख, 5वें सवाल में ध्यान रखना, 5वां सवाल हमने हल किया है आगे। तो 5वें सवाल का 6 लाख दिया है। उसके बाद उसमें जोड़ो गैर परिचालन आवक, कोई अन्य आवक है तो ब्याज डिविडेंड है उसमें, तो उसको प्लस कर देंगे सवाल में।
तो अब आ गया कुल उपज आ गया 6,45,000 आ गया। बराबर, आपके पास किताब है, प्रश्न उसमें देखते रहना आप लोग। फिर घटाओ बेचे माल की लागत 3,25 दिया हुआ है, परिचालन खर्च हमने निकाला हुआ है उसमें, तो परिचालन खर्च है 1,75, वित्तीय खर्च दिया हुआ है, गैर परिचालन खर्च दिया हुआ है, और उसके बाद इनको हम जोड़ेंगे तो कुल खर्च हो गया 6,20,000। कुल उपज 6,45,000, उसमें से कुल खर्च 6,20,000 घटाएंगे तो फिर इसके अंदर आपको बचेगा जो है 25,000। तो 25,000 क्या कहा जाएगा, कर वेरा पहले का लाभ। तो कर वेरा पहले का लाभ है। फिर 5वें सवाल में आपको दिया हुआ है कर वेरा का दर दिया है 30% दिया है, तो माइनस कर वेरा 30%। ये देखिए 25,000 का 30% कितना हुआ, 7,500 हुआ, और घटाएंगे तो 17,500 कर वेरा बाद का लाभ आ गया। और अब इस पर से अपने शुद्ध लाभ का गुणोत्तर का सूत्र ऊपर लिखा हुआ है। तो शुद्ध लाभ ये देखो, करवेरा बाद का शुद्ध लाभ आया 17,500, और बटे में बिक्री, शुद्ध बिक्री है 6 लाख, और गुणे 100। इसको जब हम हल करेंगे तो आएगा उत्तर 2.92%। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से यानी कि सवाल नंबर 5 पर से आपने जो है शुद्ध लाभ का गुणोत्तर ज्ञात कर दिया। अब उसी तरह से प्रश्न नंबर 6 के आधार पर आपको शुद्ध लाभ का गुणोत्तर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ भी लाभ निकाल लेंगे। तो यहाँ भी आपको माहिती जो दी है वो देख लो जनाब। तो यहाँ पर आपको बिक्री दिया है, सबसे पहले बिक्री यानी अपने लाभांश का पत्रक वार्षिक हिसाब में सीखा है वही चीज़ है यहाँ पर। तो बिक्री आपको 39 लाख दिया हुआ है। गैर परिचालन आवक में उसमें डिविडेंड दिया हुआ है सवाल में, आप देखेंगे तो 1 लाख है। तो कुल मिलाकर कुल उपज हो गई 4 लाख। ठीक, फिर बेचे माल की लागत 27 लाख रुपया है। परिचालन खर्च हमने निकाला हुआ है पीछे सवाल में, उसके आधार पर 3 लाख है। वित्तीय खर्च में लोन का ब्याज एक दिया हुआ है, उसको लिखेंगे यहाँ पर 60,000। गैर परिचालन खर्च एक उसमें दिया है, अकस्मात से हुआ नुकसान दिया हुआ है 40,000। तो इन सबको करेंगे तो हमारा कुल खर्च हो जाता है यहाँ पर 31 लाख। तो 40 लाख जो है उपज हुई, 31 लाख खर्च हुआ, और उसको माइनस करेंगे तो कर वेरा पहले का लाभ आया 9 लाख। और अभी सवाल नंबर 6 में ही आपको कर वेरा का प्रतिशत दिया है 30। तो फिर कर वेरा माइनस करेंगे 2,70,000, तो कर वेरा बाद का लाभ मिल गया 6,30,000। ये गणना हो गई अपनी। तो 6,30,000 मिल गया, तो बिक्री के आधार पर इसको हम निकाल लेंगे। तो अब सूत्र में कीमत रख देंगे। अपना सूत्र बनता है शुद्ध लाभ गुणोत्तर का, शुद्ध लाभ गुणोत्तर बराबर कर वेरा बाद का शुद्ध लाभ और बटे में शुद्ध बिक्री और गुणे 100। तो इसके आधार पर आप निकालेंगे तो अपना जो लाभ आया 6,30,000 आया। 6,30,000 बटे में शुद्ध बिक्री दिया है 39 लाख, 39 लाख और गुणे 100। फिर इसको हल करेंगे, इसको हल करने से आता है 16.15%। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपने देखा इसके अंदर कि दोनों सवालों पर से तो आपने कौन कौन सा गुणोत्तर सीखा। अभी आपने सीखा सकल लाभ का गुणोत्तर, परिचालन गुणोत्तर, परिचालन लाभ का गुणोत्तर, और फिर आप सीखे शुद्ध लाभ का गुणोत्तर। और उसके बाद आज के वीडियो में ही अपने एक और ले लेते हैं, ये है चालू गुणोत्तर। तो चालू गुणोत्तर के लिए सवाल नंबर अपने 8वां है। तो 8वें प्रश्न में देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, नीचे दी गई जानकारी पर से चालू गुणोत्तर और प्रवाही गुणोत्तर ज्ञात कीजिए। दोनों गुणोत्तर आपको निकालना है। तो चालू गुणोत्तर के लिए सूत्र आएगा और प्रवाही गुणोत्तर का माहिती आपको स्टॉक है, देनदार है, रोकड़ और रोकड़ समान है, फर्नीचर, देनी हुंडी, अल्पकाल की लोन, लेनी हुंडी, डूबत ऋण अनामत, पेशगी चुकाए खर्च, फिर लेनदार और खर्च चुकाना बाकी, इतनी माहिती आपको दिया है। इस पर से आपको चालू गुणोत्तर और प्रवाही गुणोत्तर की गणना आपको करनी है। तो सवाल अपने सामने आप रखेंगे और गणना देखिए अब यहाँ पर अपने कर रहे हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले अपने यहाँ पर चालू संपत्तियाँ गिन लेंगे। तो चालू संपत्तियों की गिनती करते समय आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि चालू संपत्ति बराबर सबसे पहले इसमें स्टॉक दिया है उसको ले लेंगे, फिर उसके बाद देनदार दिया है उसको ले लेंगे चालू संपत्तियों में, फिर लेनी हुंडी दिया है उसको ले लेंगे। तो देनदार और लेनी हुंडी दोनों मिला के हो रहा है 3,25,000, लेकिन यहाँ डूबत ऋण अनामत भी दिया है। तो 3,25,000 जो हुआ देनदार लेनी हुंडी, उसमें से डूबत ऋण अनामत माइनस कर देंगे तो डूबत ऋण अनामत कितना 20,000 है। तो इस तरह से ये हो गया देनदार और लेनी हुंडी मिला के हो गया 3,05,000। तो स्टॉक 3 लाख
और देनदार और लेनी हुंडी मिला के 3,05,000, डूबो घटा करके अनामत, और फिर रोकड़ और रोकड़ सामान दिया है वो है 1,20, और अग्रिम चुकाया खर्च भी दिया है वो है 60,000। इन सबको जोड़ेंगे तो आया इसमें 7,85,000। तो 7,85,000 जो आया ये चालू संपत्ति हो गई, बराबर। तो चालू संपत्ति हो गई। और फिर चालू दायित्व के लेते हैं। देनी हुंडी दिया हुआ है, चालू दायित्व है, आपको पता है। लेनदार चालू दायित्व है। अल्पकालीन लोन ये भी चालू दायित्व है, और चुकाना बाकी खर्च चालू दायित्व है। इनको जोड़ लेंगे तो 3,50,000 ये हुआ चालू दायित्व। तो चालू संपत्ति आ गया, चालू दायित्व, ये 2 गणना इसके अंदर हो गई। और एक गणना और करेंगे प्रवाही संपत्तियां, क्योंकि वो भी निकालना है। तो प्रवाही संपत्ति क्या है? चालू संपत्ति में से क्या करना है आपको? स्टॉक घटाना है अग्रिम चुकाया खर्च के साथ। तो चालू संपत्ति अपनी कितनी आई? 7,85,000 आई, और उसमें से स्टॉक ये 3 लाख और अग्रिम चुकाया खर्च 60,000। 3 लाख और 60,000 दोनों घटाना। तो देखिए 3,60,000 घटा देंगे तो 785 में से 3,60,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4,25,000। ये हुआ प्रवाही संपत्तियां। तो प्रवाही संपत्तियां हो गया, 3 चीज निकाला हमने, चालू संपत्तियां, चालू दायित्व, प्रवाही संपत्तियां। अब सूत्र देखिए, चालू गुणोत्तर का सूत्र है चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व, हो गया। तो चालू संपत्ति कितनी है? 785। चालू दायित्व कितना है? 350। अब खाली आप कीमत रखते जाइए तो आपको इसमें उत्तर मिलता जाएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर हम चालू संपत्ति अपने लिखेंगे 7,85,000 बराबर 7,85,000 बटे में चालू दायित्व है 3,50,000, 3,50,000। इसको इसमें भाग देंगे, गणना करेंगे तो आता है 2.24 आएगा, बराबर 2.24। ये इसका हल आया। और अब ध्यान रखना है कि जब भी चालू गुणोत्तर निकालना, जो आंसर आए उस आंसर में अनुपात 1 कर देना। हमेशा जो भी आंसर आए उसके अनुपात में कितना कर देना? 1। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? आपका आंसर बन जाएगा ये 2.24:1। तो ये अनुपात में गणना हुई इसकी। कभी भी चालू गुणोत्तर की गणना अनुपात में आएगी। जैसे शुद्ध लाभ की गणना प्रतिशत में आ रही थी, वैसे यहाँ पर अनुपात में आएगा। उसी तरह प्रवाही गुणोत्तर है। प्रवाही गुणोत्तर में क्या चाहिए? प्रवाही संपत्ति बटे चालू दायित्व। तो प्रवाही संपत्ति हमने निकाला हुआ है। प्रवाही संपत्ति कितना निकाला हमने? ये देखिए 4,25,000 बराबर 4,25,000, 4,25,000 बटे में चालू दायित्व जो पहले था 3,50,000, 3,50,000। और अब इसको हल कर देंगे तो इसका आंसर आता है 1.21। इसको हल करेंगे तो 1.21। जैसा मैंने बताया चालू गुणोत्तर में, वैसे इसमें भी जो भी आंसर आया उसमें अनुपात 1 करेंगे तो आपका आंसर बनेगा। तो यह अनुपात हो गया 1.21:1, इसका आंसर हुआ। यानी जो भी आंसर हुआ चालू या प्रवाही गुणोत्तर में, उसमें आप अनुपात 1 लगा देंगे तो आपका आंसर बनेगा। तो इसका अनुपात बना 1.21:1 और इसका बना 2.24:1। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमने आज आपको सकल लाभ का गुणोत्तर, परिचालन गुणोत्तर और उसका परिचालन खर्च गुणोत्तर, परिचालन लाभ गुणोत्तर, शुद्ध लाभ का गुणोत्तर और चालू गुणोत्तर और प्रवाही गुणोत्तर, इतने गुणोत्तर की हमने चर्चा किया है। और आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके और सूत्र अच्छी तरह से याद कर लेंगे। और फिर अगले लेक्चर में हम दूसरे कुछ और गुणोत्तर देखेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है। आपको सूत्र अगर आता है तो आपके लिए सवाल बहुत छोटे हैं और बहुत ही आसान सवाल हो जाते हैं, और गिनने में भी आपको सरलता होती है। तो अगले लेक्चर में फिर से हम मिलेंगे नए कुछ गुणोत्तर के साथ। धन्यवाद।